नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज एक बार फिर से मैं हैरी सुल्तान की वीडियो लेकर आया हूं। इंडियन आर्मी एलओसी क्रॉस करेगी, एफटी राजनाथ सिंह। तो शायद राजनाथ सिंह ने जो 26 जुलाई को हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बयान दिया कि भाई अगर पाकिस्तान प्रोवोक करेगा, अगर पाकिस्तान हमें उकसाएगा, अगर पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद नहीं करेगा तो हमारी सेना अंदर घुस के मार सकती है। अब इस पर इनका एंगल क्या है, ये सुनना बड़ा मजेदार होगा भाई। चलिए, अभी एक स्टेटमेंट पढ़ी राजनाथ सिंह की, जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमें उकसाया गया, प्रोवोक किया गया, तो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके अंदर घुस के पाकिस्तान को मारेंगे। एक पाकिस्तानी के तौर पे मुझे भी बुरा लगा और बहुत सारे पाकिस्तानियों को भी बुरा लगा कि ये बैठे बैठाए क्या हुआ। लेकिन ऑब्वियसली 26 जुलाई को कारगिल की एनिवर्सरी थी, 24वीं एनिवर्सरी बनती है, जिसमें हमने, पाकिस्तान ने घुसपैठिए अंदर बैठ के, मुझे याद है सहारा टीवी पे हम उस वक्त जब ये न्यूज आई थी 99 में, तो मैं उसको लाइव देख रहा था और ये वर्ड मैंने तब सीखा था, घुसपैठिए अंदर आ बैठे हैं टाइगर हिल्स पे। तो हमें शुरू में पाकिस्तान में बताया जा रहा था कि ये आजादी के लोग हैं जो अंदर घुस गए हैं और कश्मीर को आजाद करा लेंगे वगैरह वगैरह। एंड ऑब्वियसली लेटर ऑन वी फाउंड आउट कि ये हमारे अपने ही फौजी थे जिनको अंदर घुसाया था हमने, और मुशर्रफ साहब उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और उनका ये मास्टर प्लान था कि हम ये जो कश्मीर की तरफ सड़कें जाती हैं उसको हम ब्लॉक कर देंगे, उधर उनको रोक देंगे और फिर कश्मीर फतह हो जाएगा। नवाज शरीफ उस वक्त के वजीर आजम थे। वाजपेयी साहब यहाँ पर अमन की आशा, दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए थे और उसके नतीजे में मुशर्रफ साहब ने अपने तय ये फैसला खुद किया था। और हमारे जो लंडे के जो स्कॉलर्स हैं, मुझे पता है कि दुनिया में हर कोई अपना मजहब भी बेचता है, नेशनलिज्म को भी बेचता है, क्योंकि बिकता है, लोग जज्बाती होते हैं। तो हमारे मुल्क में एक वो पहले लाल टोपी हुआ करता था, ऐसी 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 लंबी लंबी छोड़ेगा और लोग तालियां मार के पागल हो जाएंगे। तो ये इसी तरह के एक और लंडे का हमारा एक फिलोसफर है जिसकी मैंने धुलाई की थी डिबेट में, राजे की, मेजर गौरव आर्य। उनका फ्लैम्बॉयंट सा स्टाइल है, वो भी छेड़ते रहते हैं लोगों को। और अभी मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा कि जो इंडिया का रवैया है वो ऐसा क्यों है और इसके पीछे वजह क्या, और क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और हमें एज अ पाकिस्तानी हमें क्या देखना चाहिए। तो ये राजा उसको कह रहा है कि जी इंडिया ने बेग किया था अमेरिका को कि ये जो हमने जो अंदर बंदे छोड़े हुए उनको वापस बुला लो लाइन ऑफ कंट्रोल के पीछे। इससे बड़ी इग्नोरेंट बात और कोई हो ही नहीं सकती। परवेज मुशर्रफ ने इन द लाइन ऑफ फायर, परवेज मुशर्रफ ने खुद कहा अपने नंबर बनाने के लिए, मैं कश्मीर को फतह करवाने जा रहा था तो नवाज शरीफ ने जाकर अमेरिका में क्लिंटन के आगे हथियार डाल दिए कि मेरी जान छुड़ाओ इधर से। और ये बात सच है, बिल क्लिंटन ने अपनी किताब के अंदर लिखा कि मई में नवाज शरीफ ने उनसे कहा कि आप कश्मीर में हमारी मीडिएशन कराएं। उन्होंने कहा भाई मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर इंडिया मानता है तो। ऑब्वियसली इंडिया क्यों मानेगा। फिर ये काम हो जाता है कारगिल का, और फिर जिस तरह भागते चोर की लंगोटी ही सही, नवाज शरीफ उनको कहते हैं यार जंग को बंद करवाएं और मीडिएशन करें। तो बिल क्लिंटन अपनी किताब में लिखता, वो कहता है कि मैंने तब ये कहा कि अगर मैं इंडिया होता तो मैं तब भी ना मानता, क्योंकि ये तो हम आपको रिवॉर्ड करेंगे कि आपने हमें ब्लैकमेल किया है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम हमला कर देंगे, और हमला नहीं करेंगे। और अमेरिका का कंसर्न जो था, अमेरिका का कंसर्न ये था कि ये वॉर कहीं एस्केलेट ना हो जाए, चाइना उधर आ जाए और मिडिल ईस्ट पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाए। और श्रीनाथ राघवन अपनी बुक में वो लिखते हैं कि इंडिया रिलीव हुआ जब इंडिया को ये पता चला कि इस दफा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अमेरिका जो है इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा। बिकॉज जो 71 में जो हुआ था तो इंडिया की हमेशा से कंप्लेन यही थी कि अमेरिका हमेशा पाकिस्तान की साइड पे होता है। तो बिल क्लिंटन अपनी किताब में लिखता है कि उन्हें यह डर नहीं था कि इंडिया हार जाएगा जंग। बिल क्लिंटन अपनी बुक में ये लिखता है कि उन्हें डर इस चीज का था कि कहीं इंडिया की जो कन्वेंशनल फोर्सेस ऑब्वियसली पाकिस्तान से ज्यादा है, तो वो कहीं फुल स्केल इन वॉर ना बन जाए। और वो कहता है कि ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट था। तो किसी को इंडिया के हारने का डर नहीं था, डर था कि एस्केलेट हो जाएगी, पाकिस्तान की धुलाई हो जाएगी। बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान को डंडा दे के रखा हुआ था कि आप ये अपनी फौजें वापस लेके आए। तो ये लंडे के स्कॉलर जो हैं, ये ऐसे चूरन बेचने के लिए, मेजर गौरव आर्या को मजा चखाने के लिए इस तरह की ट्वीट्स करके हीरो बनते हैं। मेरा ख्याल से इससे ज्यादा गद्दारी मुल्क के साथ और कोई नहीं हो सकती कि आप उनको झूठे सपने, झूठी तारीख पढ़ा पढ़ा के हमने अपने मुल्क का क्या हाल किया। ये तो है हमारे रवैये के जान के। अच्छा, किताब में तो जो बातें लिखी हैं, इसके अलावा इस पर एक बहुत अच्छी अमेरिका में डॉक्यूमेंट्री भी बनी है जिसमें बिल क्लिंटन के स्टेटमेंट्स हैं, वीडियो स्टेटमेंट्स हैं, उस मीटिंग में जो और लोग बिल क्लिंटन के साथ थे उनके स्टेटमेंट्स हैं, और ये सब ऑन रिकॉर्ड है।
और उसमें बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि किस तरह नवाज शरीफ एक तरह से गिड़गिड़ा रहे थे कि भैया भारत से हमारा पीछा छुड़वा दो, भारत बहुत बुरी तरह मार रहा है, हम फंस गए हैं, आप ही हो जो बचा सकते हो। और लेकिन पाकिस्तान में तो कहा जाता है कि अरे जी नवाज शरीफ तो बिल्कुल उसने डुबा दिया, इसने परवेज मुशर्रफ ने तो कश्मीर फतह कर लिया था और ऐसा था और वैसा था। अच्छा चलिए, आप इंडियन सबूतों पर तो नहीं मानेंगे, मैं आपको पाकिस्तानी उस वक्त जो आईएसआई है आपकी नंबर 1 एजेंसी, उसके डीजी यानी कि उसके जो चीफ रहे थे, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी थे, शायद ऑफिसर थे, उन्होंने परवेज मुशर्रफ के बारे में इस लड़ाई के बाद क्या कहा था। अगर आपको उस पर भी भरोसा नहीं आएगा तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोग गधे हैं। फिर सुनिए। कारगिल एक मिस एडवेंचर है, लेकिन कहा जाता है कि नहीं, मियां नवाज शरीफ को जाना पड़ा अमेरिका और वहां से अमेरिकन को माफी मांगनी पड़ी कि भाई हमारा कोई रास्ता निकाल दो क्योंकि हमारी फौज को पिस्पाई होनी। जी, इसका मैं बैकग्राउंड बताऊं कि ये कहा जाता है कि नवाज शरीफ जो था वो चला गया अमेरिका और जो कुछ हमने जीता था लड़ाई में वो डिस्कशन टेबल पर हार करके आ गया। ये परवेज मुशर्रफ साहब का स्टांस था। एक्चुअली ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब को मिन्नतें करके परवेज मुशर्रफ ने भिजवाया क्योंकि वहां पर स्पाई हो रही थी। महमूद को मैंने और परवेज मुशर्रफ ने, ये चाहे 2 जुलाई थी या 1 जुलाई थी, हमने उसको ड्रेसिंग डाउन दी कि ये क्या हो रहा है और तुम यहां क्या कर रहे हो। उसकी टांगें कांप रही थी। उसको हमने कहा तुम जाओ वहां जाके बैठो जहां लड़ाई हो रही है। उसने कहा रात को मैं कैसे चले जाऊं। हमने कहा नहीं, हेलीकॉप्टर लेकर रात को जाओ। उसने कहा वो क्रैश हो जाएगा। हमने कहा हो जाने दो क्रैश, यू डोंट डिजर्व टू लिव। ये हाल था महमूद का उस वक्त। तो मुशर्रफ रिक्वेस्टेड नवाज शरीफ, ही रिक्वेस्टेड कि जी आप जाएं अमेरिका जाएं और इंटरवीन करवाएं, इसको क्लिंटन से इंटरवीन करवाएं। उन लोगों ने अच्छा उस वक्त फिर ये ब्रीफ करने के लिए उन्होंने हमें बुलाया इधर चकलाला। मैं और परवेज मुशर्रफ दोनों ने जाके इसको ब्रीफ किया और चाहिए ये था कि इसको साथ लेके जाते, वो नहीं इसको साथ लेके गए। और जो ही वो चले गए इसने एकदम शुरू कर दिया ये प्रोपेगेंडा कि हम तो जीत रहे थे, अब ये चला गया, हमें वहां जाके एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं ये शख्स दोगला है? बहुत दोगला है, बहुत दोगला और झूठा। इस किस्म के झूठ बोल के सारी, मतलब 9 साल ये तो स्याह सफेद का मालिक था, जो चाहता था ये कहलवा देता था और उसी के ऊपर सारी पब्लिक ने उसको बिलीव भी कर लिया। सुन लिया आपने, ये थी वो सच्चाई। तो जरा सच को स्वीकार करना सीखिए। हसास इदारे हैं, जो नंबर 1 एजेंसियां हैं या इदारे हैं, वो हमारी ब्रेन वॉशिंग करते हैं फॉल्स हिस्ट्री के साथ। चले एक तो वो है, लेकिन ये ऊपर से इस तरह के इन्होंने टट्टू पंजू भी छोड़े होते हैं, ड्रामेबाजी। पहले जाहिद हामिद फेल हो गए तो शायद अब ये इस तरह की ड्रामेबाजी, आई मीन ओपन लाई। तो अब आ जाते हैं राजनाथ सिंह जी की स्टेटमेंट के ऊपर। जाहिर बात है ये 24वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही थी कारगिल की, वहां पे वो स्पीच दे रहे थे और उन्होंने मोटिवेशनल स्पीच के थ्रू उन्होंने ये बात कर दी। क्या हम 6 सितंबर के दिन को नहीं मनाते कि हमने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और हम ये कर देंगे। बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं कि हम दुश्मन ने अगर हमारी तरफ मैली आंख से देखा तो हम उसकी आंख फोड़ देंगे वगैरह वगैरह। ये तो डिफेंस मिनिस्टर या फौजी या इस तरह के लोग ये बातें करते हैं। ओके, हम भी ये नहीं कह सकते कि हाँ भी आपने अच्छा कहा हमारे लिए। लेकिन मैंने जो वीडियो बनाई वो मैंने इसलिए बनाई कि मैं ये सोच रहा था कि कब तक हम लोग अपने आप से झूठ बोलते रहेंगे। अच्छा, ये जो 6 सितंबर की बात हो रही है, शायद ये 1965 वॉर की बात हो रही है। इसके बारे में तो हर पाकिस्तानी एकदम 172% श्योर है कि ये जंग उन्होंने जीती। लेकिन यकीन मानिए सर, इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है 1965 वॉर पर, डिफेंस डिटेक्टिव पर। जाकर आप लोग उस वीडियो को देखिए। और अगर कोई पाकिस्तानी मुझे देख रहा है इस वक्त, तो मैं उसको चैलेंज करता हूं कि वो 1965 वॉर का वीडियो जाकर देखे और अगर उसमें एक बात झूठी हो, बिना सबूत के हो, बिना गवाह के हो, तो गुलामी लिख दूंगा मैं आपकी। और उसका छोटा सा एक मैं पोर्शन आपको दिखाना चाहता हूं कि बाद में आपके यहां के मीडिया में किस तरह की चीजें 1965 वॉर की जो हैं वो बताई गई, कही गई और धीरे धीरे लोगों को अवेयर किया जा रहा था। लेकिन वो भी, चूंकि होता क्या है ना कि ज्यादातर जो न्यूज वेबसाइट्स है और ये सारी चीजें हैं वो हैं इंग्लिश में, और आपके यहां लोग इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं ना समझते हैं, बहुत कम चांसेस हैं। और उर्दू में ये बातें लिखी नहीं जाती, क्योंकि उर्दू बस ये लाहौर और इधर उधर समझ जाएंगे, वो पंजाबी समझेंगे, उधर
मतलब बड़ा घालमेल है मामला। तो पहले सुनिए इसको। यह पाकिस्तान का अखबार है द नेशन। इसमें एक आर्टिकल छपा जिसकी हेडिंग थी 1965 हाउ पाकिस्तान ओन द वॉर ऑफ प्रोपेगेंडा। हिंदी में इसका मतलब होता है कि 1965 में कैसे पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा की जंग जीती। यह आर्टिकल लिखा था हैदर इम्तियाज ने। इनका पूरा नाम मोहम्मद हैदर इम्तियाज है। यह पाकिस्तान के इस्लामाबाद के नामी वकील हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो हैदर इम्तियाज साहब लिखते हैं कि ज़्यादातर पाकिस्तानियों को अपनी आर्मी की नाकाम कोशिश ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के बारे में नहीं पता है, जो उन्होंने कश्मीर में किया था। उनके इसी ऑपरेशन जिब्राल्टर के बाद भारत ने लाहौर पर हमला किया था। करगिल हाइट्स और हाजी पीर को भारत ने जीत लिया था। लेकिन इसका जिक्र पाकिस्तान की किसी भी किताब में नहीं है। इम्तियाज ने इसमें कई किताबों का जिक्र किया है, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद की किताब हिस्ट्री ऑफ इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1965 का जिक्र है। किस किताब का पहले जो नाम रखा गया था वो इल्यूजन ऑफ विक्ट्री, यानी हिंदी में कहें तो जीत का भ्रम था, जिसे दबाव पड़ने पर लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद को बदलना पड़ा। इसके अलावा इम्तियाज ने जनरल मोहम्मद मूसा खान, जो कि 1965 की जंग में पाकिस्तानी आर्मी के कमांडर थे, उनकी किताब माई वर्जन यानी मेरा पक्ष का भी जिक्र किया है। इन सभी की बातों के आधार पर उन्होंने अपने इस आर्टिकल में बताया है पाकिस्तानी टैंक खेमकरण से आगे जा ही नहीं पाए। लेकिन इस नाकामी का जिक्र पाकिस्तान की ना तो किसी स्कूली किताब में है, ना ही किसी दूसरे आधिकारिक दस्तावेजों में जो जनता के लिए जारी किए गए हों। आखिर में इस आर्टिकल को समअप करते हुए इम्तियाज लिखते हैं कि 1965 की जंग में पाकिस्तानी आर्मी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। पाकिस्तानी आर्मी के कमांड के लिए यह बैडली प्लान्ड मिस एडवेंचर्स और स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स था, जिसमें ब्रैकेट में यह भी लिखा है कि आर्मी हाई कमांड ने ही भारत से 65 की जंग शुरू की थी। समझे आप? आपके यहां की मीडिया, आपके यहां का बंदा, आपके यहां का अखबार ये कहता है कि 1965 वॉर में पाकिस्तान जीता, लेकिन प्रोपेगेंडा करने में जीता कि हम जीते। समझे? मैं ये सोच रहा था कि कब तक हम लोग अपने आप से झूठ बोलते रहेंगे, और ये मुफ्त की दुश्मनी हमने क्यों पाली भैया? हमारे सिपा सलार साहब आसिम मुनीर साहब ने अभी फिर से एक हफ्ता पहले उन्होंने तालिबान अफगानिस्तान को धमकी दी कि टीटीपी वालों को आपने सेफ हेवन दिए, उनको निकाल लें यहाँ से। उसके बाद मुसलसल बॉर्डर पे हमले हो रहे हैं, मुसलसल पाकिस्तानी शहरी मारे जा रहे हैं टीटीपी के हाथों, और कोई कुछ नहीं कर रहा, और इसको खबर को भी बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। د ماشومانو که سفر باورو کې ناست یو دا پته نه لګیږي چې موږ پلان مړ دي وای موږ نیکونه مړ شول سر ته اوسه به لري کنه نه نه دا به اوسه ورته ته پټه دا به اوسه نه به له موږ ټول دلته د ما بنا ټول پټه دا چا دی دا تاسو د ما بنا ده چا بنا ده ولا کنه موږ بنا ده نور ولا کا شرم ځای کوي نور مازال ټول ماشومان جوړي ټول ماشومان زنانه جوړي په ټول ملک बस नूर मज़ा। इस वीडियो में ये बंदा, ये पुलिस वाला, हमारा पुलिस वाला बता रहा है जो पाकिस्तान का पश्तून है, कब तक हमारे लोग मरते रहेंगे, उनकी बेवाएं जो है रोती रहेंगी और हम कुछ नहीं कर सकते, और ये तालिबान आते हैं मार के चले जाते हैं और इसकी खबर बाहर नहीं आने दे रहे। और हमने जिसको दुश्मन बनाया हुआ है, जिसको बताया हुआ कि ये हमारे दुश्मन है मशरिकी बॉर्डर पे, उन्होंने कितने हमले किए हमारे ऊपर, कितनी दफा वो अंदर घुस के इस तरह की दहशतगर्दी करते हैं जिस तरह की ये तालिबान करवा रहे हैं आपके सामने। आते हैं दंदनाते हुए, आते हैं डॉलर लेके चले जाते हैं, सब कुछ सारा काम वो कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे पश्तून भाई, और इधर हमने मुफ्त की नफरत पाली हुई है, मुफ्त की दुश्मनी पाली हुई है। पहले हम ये कहते होते थे कि हाँ जी देखें इस खत्ते के लोग बड़े गरीब हैं, अगर हम डिफेंस बजट कम कर दें तो हम बड़े अमीर हो जाएंगे। ओ भाई रखो अपनी नसीहतें अपने पास ही, उनका बजट जीडीपी की प्रपोर्शन के हिसाब से बढ़ता चला जा रहा है और वो हम कुछ भी नहीं बनते जा रहे उसके। वो चांद के ऊपर लोगों को भेज रहे हैं, उनका मुकाबला चाइना के साथ है, वो ग्लोबल पावर बनने जा रहे हैं। इतनी बड़ी मार्केट हमारे पास। वाजपेयी साहब आए थे, उसके बाद मनमोहन सिंह ने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन हम ये दुश्मनी मुफ्त में पाली भी है। पता नहीं कौन सा इन्होंने कश्मीर ले, 1 इंच तो जमीन ले नहीं सके। कश्मीरियों से पूछो, वो नहीं कहते कि हमने पाकिस्तान के साथ मिलना। इंडियन मुसलमान नहीं कहते कश्मीर को सपोर्ट करते, कश्मीर के सो कॉल्ड कॉज को इंडियन मुसलमान नहीं करते। हमारे कल्चरल टाइज, स्पेशली अगर आपने ये कहना है कि पंजाब ही पाकिस्तान है, तो हमारा नॉर्थ इंडिया और जो पंजाब का जो कल्चर है वो सारा मिलता जुलता।
मैं तो 20 साल से इंडियंस को जानता हूँ। मैं क्रिकेट क्लब में 20 सालों से मेरी दोस्तियां इंडियन लड़कों के साथ, और मेरी नहीं, मैं तो चलो लिबरल किस्म का आदमी हूं, आम जो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव पाकिस्तानी उनकी भी दोस्ती, क्योंकि जबान एक जैसी, खानों पे जाते हैं एक दूसरे के साथ, मुफ्त में दुश्मनी पाली भी है। और मुझे लगता है कि आज भी अगर एक विट्रियल हम देखते हैं, सारी बात है, एक एरोगेंस भी आती है, हम कहते हैं कि यार ये क्यों एरोगेंस है इतनी इंडिया में, और वो क्यों हमें हकीर समझते हैं, नहीं समझना चाहिए, लेकिन हम तो अपने आप को हकीर समझते हैं। ये देखें ना, ये तालिबान आके घुस के मार के आपके निहत्ते पाकिस्तानियों को मार के चले जाते, उसकी खबर भी नहीं आने देते। नहीं ये पश्तून भाई है हमारे तालिबान, ये क्यों कहते हैं भाई भूई कोई किसी का नहीं होता? ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी गंदी पॉलिसियां थी, हमने ये दहशतगर्दों को पाला था, और अमेरिका की पीठ में छुरा घोंपते रहे तालिबानों को सपोर्ट करते हुए। हमारे खान साहब कहते रहे तालिबान जंजीरें तोड़ दी इन्होंने, तालिबान खान साहब अभी तक उनको ग्लैमराइज कर रहे थे। वो हमारे बंदों को आके मारते हैं कि तालिबान जैसे बारबेरियंस के साथ आप उनको अपना दोस्त बना लेंगे, लेकिन जो मशरिक में दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, उसको आप नहीं बनाते। आप रोना रोते हैं जी मोदी जो है बड़ा फैशिस्ट किस्म का आदमी हो, हमसे दो। मुझे लगता है आज भी अगर हम सच्चे दिल से ये दुश्मनियां खत्म करके, ये हमारी तरफ से शरारत होती है, अगर आज भी हम ये दुश्मनियां खत्म करके उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, मुझे पूरा यकीन है, टाइम लगेगा, उनको भी ट्रस्ट डेवलप करते हुए टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। और लेकिन उनकी जो स्केप्टिसिज्म है वो इसी वजह से है, वो बड़ा खुल के कहते हैं भाई हम नवाज शरीफ की तरफ दोस्ती करें, बेनजीर से दोस्ती करें, किसी से भी करें, वो असल माई बाप तो पीछे कोई और होता, और वो आपको करने नहीं देते। और वो क्यों नहीं करने देते? क्योंकि उनका सर्वाइवल डिपेंड इस बात पे करता है कि वो जी देखे कितनी लीथल फोर्स हमारे मशरिक में बैठी हुई है, हमें खा जाएगी। मुझे भूल रहा है किसने अपनी बुक में लिखा था, मेरे ख्याल कॉन्डोलीजा राइस ने लिखा था अपनी बुक में, कि पाकिस्तान को एक इरैशनल फियर है, फोबिया है इंडिया का, कि हमें इंडिया मार देगा। और अमेरिकन को तो पता है इंडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके अंदर घुस के लाहौर को कब्जा करने का या फलानी चीज को कब्जा करने का। अब ये थोड़ी सी जो इस तरह की आपको आवाजें आ जाती हैं, ये भी एक मोटिवेशनल स्पीच के थ्रू, कोई उनको इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करने का। तो ये हमने मुफ्त में दुश्मनी पाली भी है, इतनी बड़ी मार्केट हमारे ईस्ट में है, इतना कुछ उनसे हम आईटी। मैं एक इंडियन इंटेलेक्चुअल को सुन रहा था कोई महीना 2 महीने पहले, मुझे भूल गया उनका नाम, वो बता रहे थे कि हम इंडिया इतने मुल्कों में आईटी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तो उनकी नेचुरल एकेडमी बन सकती है, हमारे बच्चों को नेचुरली वो सिखा सकते हैं, क्योंकि जबान एक जैसी है और कल्चर एक जैसा है, एक ही जैसे लोग लगते हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान का पासपोर्ट हटा दो तो एक ही जैसे लोग होते हैं। तो ये नई सोच लाने की जरूरत है। बड़ा अफसोस होता है ये देख के, ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। और ये इस तरह के लोग जो हमारी तरफ से, जो ये पता नहीं क्या इनको ब्रवाडो मिलता है स्कूल में, पता नहीं शायद इनकी बुलिंग हुई होती है, जो ये समझते हैं कि मुल्की सतह के ऊपर हम जाके सीना तान के ऐसी बोंगियां मारेंगे और फजूल किस्म की, खड़ूस किस्म की बातें करेंगे। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस पीपल। वीडियो लंबी हो गई, आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लेकिन अपने कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं कि क्या ख्याल है। मोस्टली मेरे हाल 50% अब तो ऑडियंस मेरी इंडिया से आती है, क्योंकि पाकिस्तान में मेरे जैसे लोगों के चैनल भी ब्लॉक किए हुए इन्होंने। तो जाहिर बात है ऑडियंस ने क्या सीखना है हमसे, क्या हमारी जो नई सोच है उसको कैसे लोगों के, हमारे यंग बच्चों तक पहुंचेगी, जब ये हम जैसे लोगों के चैनल्स ही ब्लॉक कर देते हैं। तो चलें, अगर आप इंडियन हैं तो बताइए, पाकिस्तानी भी हैं तो प्लीज बताइए कमेंट्स में कि क्या आपको लगता है ये दोस्ती, अगर आज सच्चे दिल से ये फैसला कर लिया जाए कि अब हमने कोई शरारतें नहीं करनी, तो क्या 5 या 10 सालों के अंदर ऐसा हो सकता है जैसे अमेरिका और कनाडा है आपस में। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साईं साहब। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और अच्छी बातें हुई, पॉइंट की बातें थी, फैक्चुअल बातें थी। और ये जो दोस्ती वाली बात है ना, ये तो साहब अब मुमकिन नहीं। 75 इयर्स में भारत ने पाकिस्तान को बहुत सारे मौके दिए, ऐसे ऐसे मौके दिए जहां पर हमें अपने ही लोगों का विरोध झेलना पड़ा, और ये पाकिस्तान के लोग नहीं समझते। मुझे लगता है बहुत कम लोग हैं जो पाकिस्तान के लोग समझते हैं। इनको लगता है कि जी मोदी फासिस्ट है, जी बीजेपी एकदम एंटी पाकिस्तान है, मोदी एकदम एंटी पाकिस्तान है। लेकिन सच्चाई क्या है ये मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक पाकिस्तानी बंदे की जुबानी सुनवाता हूं, सुनिए। कि जब वाजपेयी लाहौर आया और उसके बाद वो मीनारे पाकिस्तान पे भी गया और उसने पाकिस्तान की क्रिएशन को अफर्म किया, तो उसके 2 महीने के बाद आपने कारगिल कर दिया। मोदी बीजेपी का लीडर,
वो लाहौर आया, नवाज शरीफ से मिला, और उसके एक हफ्ते के बाद आपने पठानकोट कर दिया। तो बात यह है कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है? उन्होंने तो अपना कैरियर दांव पे लगाया और वो पाकिस्तान आए, और उसका जवाब आपने ये दिया कि आपने वहां पे दहशतगर्दी करवा दी। तो ये है सर सच्चाई कि जिस बीजेपी को आप आरएसएस और बीजेपी को मिला देते हो, जिस कहते हो कि आरएसएस की पॉलिटिकल विंग है, जिसको आप आरएसएस को दहशतगर्द बताते हो, जिस मोदी को आप फासिस्ट बताते हो, जिस मोदी को आप एंटी पाकिस्तान बताते हो, जिस बीजेपी को आप एंटी पाकिस्तान बताते हो, ये उन्हीं की पार्टी है जिन्होंने सबसे ज्यादा आपसे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया। चाहे वाजपेयी जी हों, चाहे मोदी साहब हों, सबसे ज्यादा टाइम हाथ इन्हीं की पार्टी ने बढ़ाया है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया रिस्पांस में? करगिल, पठानकोट, उरी, पुलवामा। इसलिए अब बड़ा मुश्किल है साहब, अब यारी दोस्ती नहीं है, क्योंकि जो आखिरी टेस्ट भी था वो भी टेस्ट में आप फेल हो चुके हो। मोदी जी गए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अब जो है, अब इंडिया का स्टांस बड़ा अग्रेसिव है। इंडिया अब बिल्कुल आपके साथ किसी तरह की दोस्ती नहीं रखेगा, और अगर सरकारों ने चाहा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि भारत की जो जनता है वो उन सरकारों को सबक सिखाएगी कि पाकिस्तान से आपने दोस्ती क्यों की। हां, कल को पाकिस्तान, हालांकि पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर 5-10 साल तक लगातार पाकिस्तान जो है वो इस पर काम करे और हमें लगे कि जी नहीं, अब पाकिस्तान जो है वो अब टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता है, वहां से अब टेररिज्म नहीं आ रही है, एंटी इंडिया एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं, तो एक बारगी को सोचा जा सकता है। लेकिन ये 5-10 साल लगातार 10 साल देखना पड़ेगा। एक भी आतंकी नहीं आना चाहिए, एक भी गोली फायर नहीं होनी चाहिए, सीज फायर तोड़ना नहीं चाहिए, साजिशें नहीं होनी चाहिए हमारे खिलाफ, तब आदमी सोचेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई ऐसी हिमाकत करने की सोचेगा, क्योंकि अब जो वहां की जनता है वो इतनी रेडिकलाइज्ड हो चुकी है और उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि अगर किसी सरकार ने या सेना ने करने की कोशिश की कि नहीं जी हम भारत से जो है अब आज से आतंकी भेजने बंद, कश्मीर की बात करना बंद, ये और वो, जीने नहीं देंगे पाकिस्तान के लोग, क्योंकि वो जहर भी आप लोगों ने भरा है उनमें। बच्चों के दिमाग में, उनकी स्कूल की किताबों में नफरत भर भर के इंडिया, कश्मीर, यहूदी, हिंदू, काफिर। तो अब भला वो नहीं हो सकता। आप बताइए कमेंट में, क्या दोस्ती करनी चाहिए क्या? मेरा तो स्टांस है, आप सबको पता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं, जरा सा भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, हल्का सा भी नहीं, कुछ नहीं। बाकी आप बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।